Hello students, how are you? Welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain, your botany faculty. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के बारे में. We have till now studied कि how the plants synthesize ATPs and NADPH utilizing light energy. उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है. उसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके प्लांट कैसे शुगर बनाता है, कैसे ग्लूकोज बनाता है, ये हमने डार्क रिएक्शन में डील किया था इन दी लास्ट क्लास. आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए बेसिकली वी यूज कि कितना ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में. तो उससे हम मेजर करते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब उस रेट को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या इंटरनल प्लांट फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू डील अबाउट दोज फैक्टर्स एंड वो कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अलग अलग तरीके से इकोलॉजी में भी यूज किया जाता है कभी कभी, और भी रिएक्शन समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो लेट्स स्टडी इट वेरी केयरफुली. स्टे ट्यून्ड. So let's first of all put down the name of the chapter. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता चलती है कि प्लांट का प्रोडक्शन कैसा होगा, मतलब प्लांट का यील्ड कैसा होगा. अगर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो प्लांट के अंदर ओवरऑल प्रोडक्शन, उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ भी अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा. और अगर ओवरऑल प्लांट का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम है तो उसका आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन भी कम है. सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. लिख लो इस बात को भी. It is very important to practice questions as well. So do practice questions side by side. Yes. So you can write down the rate of photosynthesis is very important in determining the yield मतलब production of the plants. तो प्लांट्स का प्रोडक्शन जानने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट of photosynthesis includes external factors as well as internal factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं.
और इंटरनल फैक्टर्स प्लांट के अंदर के फैक्टर्स हैं, तो उसको हम प्लांट फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा हो गया आपका इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके पास आता है लाइट। लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और उसका ड्यूरेशन कैसा होगा। देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एनवायरनमेंट में कितना है ये। देन यू हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। देन यू हैव वाटर। वाटर कितना है सॉइल के अंदर, तो वो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। इंटरनल फैक्टर्स में यू हैव साइज, एज, नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। किसी लीफ का साइज कैसा है, लीफ यंग है या ओल्ड है, लीफ ज्यादा है नंबर में या कम है, और लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, लाइट की तरफ है या लाइट से अवे है। लीव्स के अंदर कितने मेसोफिल सेल्स हैं और कितने क्लोरोप्लास्ट हैं। मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है। So, ये सारे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। इन्हीं सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में अब करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स फर्स्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले जिसके बारे में हम डील करेंगे वो है लाइट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डील अबाउट लाइट। लाइट एक एसेंशियल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है विदाउट लाइट तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। You can write down essential factor for photosynthesis. Essential factor for photosynthesis. लाइट में मैंने आपको बताया हमें 3 सब फैक्टर्स को कंसिडर करना है। एक लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और कितनी देर तक लाइट प्लांट पर पड़ रही है। तो लाइट का ड्यूरेशन भी हमें देखना है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं लाइट इंटेंसिटी। देखो, जैसे जैसे आप प्लांट के अंदर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का रेट बढ़ जाता है। बट अगर आप लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर दो
तो क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होता। इसको हम एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पर लाइट इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लाइट की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ाते रहोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम तक क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। So you can write down there is a linear relationship. There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation या rate of photosynthesis. हर 10 जो आप कह सकते हो कि हर 10% ऑफ टोटल सनलाइट में लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है, जिसको आप लिख सकते हो द लाइट सैचुरेशन अकर्स at 10% of total sunlight। मतलब सनलाइट का जितना प्लांट में टोटल सनलाइट फॉल कर रहा है उसके सिर्फ 10% पे ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक तरह से आप कह सकते हो होता है। ठीक है, लाइट का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। द लाइट सैचुरेशन अकर्स at 10% of total sunlight available to plants। एक बियॉन्ड द लिमिट अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं करेगा। सो यू कैन राइट दिस डाउन, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट beyond a point causes ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन दी फोटोसिंथेसिस। यू कैन राइट डाउन रिजल्टिंग इन decrease in photosynthesis। So this was about light intensity। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं लाइट की क्वालिटी। अब लाइट का आपको पता ही है, लाइट क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब कुछ भी रेंज दे दो लाइट की, हर रेंज के ऊपर तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 400 to 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली करता है। सो यू कैन राइट डाउन लाइट क्वालिटी, नेक्स्ट फैक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया कि 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में ही प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करता है, और इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट दिस डाउन, light between 400 to 700 nanometer wavelength
constitute photosynthetically active radiation. इसको हम पार भी बोलते हैं. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में होती है और मिनिमम होती है ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट में. इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है. So you can write this down. Maximum photosynthesis occurs in blue and red light in visible spectrum. तो visible spectrum की red और blue range में maximum photosynthesis होती है and minimum photosynthesis होती है green light में. And minimum photosynthesis occurs in a green light. नेक्स्ट हमारा फैक्टर आया ड्यूरेशन ऑफ लाइट. कितनी देर तक प्लांट के ऊपर लाइट पड़ रही है. अगर आप ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करो तो ये डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता कि फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा या स्लो होगा. बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट. बेसिकली क्या अफेक्ट करता है, वो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है और वो फोटो पीरियोडिज्म मतलब बेसिकली फ्लैरिंग को अफेक्ट करता है. सो यू कैन राइट इट डाउन. Light duration does not affect the rate of photosynthesis but it affects the overall photosynthesis. ठीक है. नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो आया वो है कार्बन डाइऑक्साइड. सो राइट डाउन द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. You write it down. Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का मेजर लिमिटिंग फैक्टर है. जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.03 to 0.04%. तो उतनी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे प्लांट्स के लिए काफी नहीं है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लांट को हमेशा ही कमी रहती है. ठीक है. अब C4 प्लांट्स कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली कर लेते हैं, पर C4 प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तब जाके वो ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे. सो राइट दिस पॉइंट. इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर. Limiting factor influencing the rate of photosynthesis.
मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, दैट इज 0.03 to 0.04%. So you can write down concentration of CO2. Concentration of the CO2 in atmosphere is very low, that is 0.03 to 0.04%. And it is far below the requirement of कार्बन डाइऑक्साइड फॉर दी प्लांट्स. तो ये बहुत ही ज्यादा कम है जितनी प्लांट को चाहिए CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड इट इज फार बिलो द रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में CO2 एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. Below the requirement for optimum photosynthesis by plants. मैंने अभी आपको बताया कि C4 प्लांट्स कम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में भी अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बट C3 प्लांट्स नहीं करते. सो यू कैन राइट डाउन, देख लो ग्राफिकल एक्सप्रेशन पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ. Zero, 100, 200, 300, 400, 500, 600 and 700. देखो यहां पे लिख लो रेट ऑफ CO2 अपटेक, कितना CO2 का अपटेक हुआ है, और यहाँ पे लिख लो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन. CO2 अपटेक बेसिकली फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो. माइक्रोलीटर पर लीटर. ठीक है, अब देखो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो C3 प्लांट्स कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे. दिस इज C3 स्पीशीज एट लो लाइट इंटेंसिटी. और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहां देखो C3 प्लांट 450 नैनोमीटर 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखाता है, पर C4 प्लांट किस पे दिखा देता है? 360 पे, और ये 450 पे. दिस इज C3 प्लांट एट हाई लाइट इंटेंसिटी. This is C4 plant at high light intensity. So इसको देख के आप बता सकते हो कि देखो C4 प्लांट का जो सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे दिखा सकता है.
जबकि अगर आप C3 प्लांट की बात करो तो उसको अपना मैक्सिमम दिखाने के लिए ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यही अभी हमने डिस्कस किया था, तो इस बात को लिख लेते हैं। Write down this point. At high light intensity, दोनों ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा दिखाते हैं। बोथ C3 and C4 plants show increase in rate of photosynthesis. Show increase in a rate of photosynthesis. C4 प्लांट्स के लिए वो सैचुरेशन थोड़ा जल्दी आ जाता है, कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 पे आ जाता है, और C3 प्लांट के लिए वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे आता है। So you can write down the C4 plants show saturation at about 360 microliter per liter of CO2 concentration, whereas C3 plants show saturation only beyond 450 microliter per liter of CO2 concentration. तो आपने देखा कि कैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स के अंदर अलग अलग C3 और C4 प्लांट्स में भी कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। इसके बाद जो हम एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर। सो यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। Write down. Next factor is temperature. टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो देखो हर प्लांट, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टेम्परेचर रेंज में रहते हैं। कुछ बहुत ही लो टेम्परेचर में भी रहते हैं, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रहते हैं। तो उन टेम्परेचर रेंजेस में वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लांट को ग्रो करा दो तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करो तो जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, और एंजाइम्स जैसे कि आपको पता ही है कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से एंजाइमेटिक रिएक्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अलग अलग टेम्परेचर रेंज में, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी करते हैं। इसी बात को लिख लेते हैं। Write down this point. Photosynthesis can take place over a wide range of temperature.
लाइट रिएक्शन लेस सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर की, whereas dark reaction being enzymatic are sensitive to temperature. Light reactions are less sensitive to temperature as compared to dark reactions. As they are enzymatic. C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स अलग अलग टेम्परेचर रेंज में रहते हैं. आपको पता ही था और मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर के लिए टॉलरेंट होते हैं. तो इनकी जो टेम्परेचर सहने की रेंज है वो वैरी करती है. फॉर C3 प्लांट्स, C3 plants, temperature optimum is, optimum temperature range is 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. और C4 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो है 30 से 45 डिग्री सेल्सियस. ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज 30 से 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट टेम्परेचर. आगे हम बढ़ते हैं वाटर की तरफ. वाटर की अगर आप बात करो तो जितना भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है उसका बहुत ही कम परसेंटेज वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है. तो वाटर हार्डली का भी लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करने के लिए. बट अगर आप वाटर की स्ट्रेस हो जाए तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट करती है. सो इस बात को आप लिख लो. Photosynthetic process utilizes only less than 1% of total water जितना plant absorb कर रहा है. So write down photosynthesis process utilizes less than 1% of total water absorbed by plant. Therefore, plant के लिए water is rarely a limiting factor. Water is rarely a limiting factor. वाटर के स्ट्रेस से और अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. वाटर स्ट्रेस causes closure of stomata जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो सकता है. वो लीव्स विल्ट हो जाएंगी, causes wilting of leaves. अब जब लीव्स कम हो जाएंगी, विल्ट हो जाएंगी, गिर जाएंगी तो लीव्स का नंबर कम हो जाएगा और इससे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है. तो ओवरऑल डायरेक्टली वाटर का से फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट नहीं होता. बट आप कह सकते हो कि अगर वाटर का स्ट्रेस है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लांट के अफेक्ट होंगे जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस फर्दर अफेक्ट
हो सकता है. So this was about the external factors. Now we are going to discuss about internal factors. Internal factors affecting photosynthesis rate. तो फोटोसिंथेसिस का रेट को अफेक्ट करने के इंटरनल फैक्टर्स. देखो, अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल ज्यादा हुआ, लीव्स ज्यादा हुई, लीव्स यंग है या थोड़ी बड़ी है साइज में, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा. और अगर ये सब कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होगा. तो लिख लो इस बात को. पहला क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ले लो आप. नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, ठीक है. These directly affect the rate of photosynthesis. अगर इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली अफेक्ट होगा. तो इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ. तो इंटरनल CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, लीव्स में कितना क्लोरोफिल है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लिख लो. नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, साइज ऑफ लीव्स कैसा है अगर बड़ा है, इंटरनल CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा. अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा सा लो हो जाएगा. तो लिख लो इस बात को, नेक्स्ट वाले पॉइंट को. फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स. तो मैंने अभी आपको बताया, अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स प्लांट के अंदर ज्यादा अमाउंट में है, वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा. सो इसी बात को लिख लीजिए. with the accumulation इकट्ठा of the end products of photosynthesis, in mesophyll cells will decrease the rate of photosynthesis because in products का इकट्ठा होने से respiration ज्यादा हो जाएगा. will decrease the rate of photosynthesis because concentration of these products will increase respiration. Higher concentration of these products in the cells will increase the rate of respiration.
So with this, we have completed your chapter photosynthesis in higher plants. In the next class, we are going to start with respiration in plants. बहुत ही interesting chapter है और बहुत सारी चीजें उसमें आपको याद रखनी है, समझनी है. Stay tuned with the next class. Bye bye. See you and stay safe and study well.